नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की है और इंडियन ज्योग्राफी में हम जो है बताए थे आपको कि हम जो कि भारत का भूगोल के दौरान हमने बताया था कि आपके भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन हम 4 भागों में बांटकर करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन हम 4 भागों में बांटकर करेंगे, जिसमें हमने पहला अध्ययन किया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हमने पहला अध्ययन किया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा अध्ययन किया था उत्तर भारत का विशाल मैदान, और आज अध्ययन करेंगे हम जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यहाँ आपको कुछ जो है भौगोलिक संरचनाएं दिख रही हैं। अभी आपको हम इससे परिचय कराएंगे। ये जो भौगोलिक संरचनाएं क्या है, इसमें अभी सारे पर्वत और कुछ पर्वत और पठार और आएंगे। आज हम सिर्फ आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार से परिचय करा देंगे, और आप जब प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पृष्ठभूमि जान जाएंगे तो यहाँ की पर्वत चोटियां पठार को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम कैसे किस क्रम में पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले इस क्रम को समझिएगा आप। तो हमने पहले शुरू किया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में एक पर्वतीय गांठ है जिसे कहा था पामीर की गांठ, और हमने बताया था कि इससे बहुत सारे जो है पर्वत निकले हुए हैं। जैसे इसके उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला जिसे कहते हैं तिएन शान, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ है जिसे कहा था कुनलुन पर्वत श्रेणी जो कि चीन में है, एक पर्वत श्रृंखला इसकी इधर निकली जिसे कहा था हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान में था। बीच में हमने बताया था एक पठार जिसे बोला जाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार का ही देखिएगा एक पश्चिम में इसकी एक गांठ जिसे कहा था पामीर की गांठ। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने पढ़ा था 3 पर्वत श्रेणियां, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन पर्वतों को पढ़ा था। इसके बाद हम दक्षिण में अध्ययन किए थे बृहद हिमालय का, बृहद या महान हिमालय का, जिसके अंतर्गत हमने इस पर स्थित सभी पर्वत चोटियां और इनकी स्थिति और हिमालय का फैलाव कहां से कहां तक है और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हमने लघु हिमालय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि लघु हिमालय के अंतर्गत सबसे पश्चिम में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, और इसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में मसूरी और नागतिब्बा पर्वत श्रेणी, नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी, और इसके बाद हमने बताया था आपको कि हिमालय जो है लघु हिमालय आगे चलकर बृहद हिमालय में मिल गया। इसके बाद हमने अध्ययन किया था शिवालिक हिमालय का। शिवालिक हिमालय के अंतर्गत हमने कुछ पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया था। इसके जैसे हमने बताया था कि लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय है, और शिवालिक हिमालय का विस्तार लघु हिमालय के साथ साथ उसके दक्षिण में हुआ है। और लघु शिवालिक हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें 2 पर्वत श्रेणी हमने नेपाल में इसकी देखा था, एक चूरिया थी, एक मुरिया पर्वत श्रेणी, और 4 पर्वत श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश में देखा था, जिसमें डफला, मेरी, अबोर, मिस्री पहाड़ियां देखा था। कुछ पर्वत श्रेणियां हमने पूर्वांचल यहाँ पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों कुछ देखा था। और इसके बाद हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन इसके पहली वाली वीडियो में किया था, जिसमें हमने इसको भाबर प्रदेश के अंतर्गत जो भी क्या इसकी विशेषता है, इसमें कृषि की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, क्यों कि अगर नहीं की जा सकती है तो क्यों नहीं की जा सकती है, इसके बारे में अध्ययन किया था। और भाबर प्रदेश का कहां से कहां तक विस्तार है, और इसके बाद जो है दक्षिण में इसकी हमने आपके मैदान जिसमें काप प्रदेश के अंतर्गत हमने खादर और बांगर का अध्ययन किया था। इसके बाद जो है यहां तक अध्ययन हम लोग कर चुके हैं उत्तर भारत के मैदान तक। आज हमारा अध्ययन होगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और बिल्कुल हम देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल क्रम से लेकर चल रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तरफ आएंगे एकदम इलायची की पहाड़ी तक, इलायची जो कार्डामम की इलायची की पहाड़ी है यहां तक अध्ययन करेंगे। और बीच में कौन सी पर्वत कौन सी पहाड़ी है, यहाँ पे कुछ भौगोलिक संरचनाएं हमने बनाया है जो कि परिचय के लिए बनाया है कि इसके पश्चिम में क्या है और पूर्व में क्या है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो पहले हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार का परिचय करते हैं। तो पहले जान लीजिएगा प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप जानते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इस प्रायद्वीप को जानो। तो प्रायद्वीप वह स्थलखंड जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से लगा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसी प्रकार ये जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है जिसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके देखेंगे पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है, और एक तरफ ये स्थल से लगा है।
इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो हम देखते हैं कि यह जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है यह उत्तर भारत के मैदान से कैसे अलग होता है। तो यहां देखेंगे तो पश्चिम उत्तर पश्चिम में जो सीमा है इस पे एक पर्वत श्रेणी है जिसे बोलते हैं अरावली श्रेणी, इसको बोलते हैं अरावली श्रेणी। इसका अध्ययन हम परिचय की बात करेंगे कि ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, आगे देखेंगे। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उत्तरी पश्चिमी सीमा है जहां से शुरुआत होता है उसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी, इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर। इसके बाद बढ़ेंगे तो यहाँ एक जो है पठार है, यहाँ एक पठार है, इस पठार का नाम है मालवा का पठार। मालवा पठार के आएंगे दक्षिण में तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है विंध्य श्रेणी, जिसे कहा जाता है विंध्य श्रेणी, जो अलग करती है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था दोस्तों, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो ये है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी, यह है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी। इसका अध्ययन हम करेंगे आगे। आगे चलते हैं तो यहाँ इसके उत्तर पूर्व सीमा पर एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है राजमहल की पहाड़ी, जिसे कहा जाता है राजमहल की पहाड़ी, जो कि झारखंड राज्य में है, जो कि झारखंड राज्य में है। ये देखेंगे जो राजमहल की पहाड़ी है, आगे बढ़ते हैं तो ये देखिएगा ये वाला क्षेत्र बीच में जो है क्या हो गया है, अवतरित हो गया है। यहाँ जो भ्रंश के कारण बीच का हिस्सा क्या हो गया है, धंस गया है। ये राजमहल पहाड़ी के आगे यहाँ देखेंगे आपको 3 पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रही है जिसे कहता है आपकी गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों जो है आपकी जो पहाड़ियां हैं ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। तो बीच में ऐसा कुछ क्यों नहीं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की कोई भौगोलिक संरचना दिखाई देती है, इसका कारण यह है कि बीच में जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये जो बीच में प्रायद्वीपीय भारत का पठार है अर्थात राजमहल पहाड़ी का ये जो उत्तरी पूर्वी छोर है, यहाँ जो भ्रंश के कारण यहाँ जो हिस्सा है वो धंस गया है जमीन के नीचे, और धंस जाने की वजह से यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इस भ्रंश को जो धंसा था इसको भर दिया है, इसे मिट्टियों के द्वारा इसको भर दिया है। इसलिए इस गैप को बोला जाता है राजमहल गारो गैप, इसे कहा जाता है राजमहल गारो गैप कहते हैं, इसे बोला जाता है राजमहल गारो गैप, या तो इसे मालदा गैप भी कहते हैं, इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। ये जो आपकी राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी का ही जो है उत्तरी पूर्वी विस्तार जो है ये चला गया है मेघालय तक। बीच में जो आपका ये पहाड़ी जो आपका क्षेत्र है ये धंस गया है, जमीन के नीचे भ्रंश के कारण धंस गया है, और इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इस गैप को भरकर एक मैदान बना दिया है, एक मैदान बना दिया है। और यही जो आपका उत्तरी पूर्वी जो फैलाव है राजमहल पहाड़ी का, यहाँ पर दिखा, बीच में तो नहीं दिखाई देता लेकिन मेघालय में दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं शिलांग का पठार, जिसे कहते हैं शिलांग का पठार। और इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आती है मेघालय में, जिसे कहता है गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि मेघालय की जनजातियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। एक इसकी जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार अर्थात शिलांग पठार का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है। असम में इसकी एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है मिकिर, जिसे कहा जाता है मिकिर पहाड़ी है, इसको बोला जाता है मिकिर पहाड़ी, जो कि असम राज्य में है। ये हो गया इसका जो है उत्तरी सिरे पर जो है इसकी जो पर्वतीय संरचनाएं, भौगोलिक संरचनाएं जो कि इसको अलग करती हैं उत्तर भारत के मैदान से दक्षिण भारत को। तो कौन कौन हो गया, उत्तरी पश्चिमी सिरे पर अरावली की पहाड़ियां, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल पहाड़ी, इसके द्वारा अलग हो जाता है दक्षिण भारत उत्तर भारत के मैदान से। अब देखते हैं हम इसके पश्चिमी सिरे, पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में देखिएगा ये जो आपको एक लंबी पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, एक पश्चिमी में एक लंबी पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। मतलब इसके पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट पर्वत है और यहाँ पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट पर्वत है,
पूर्वी सिरे पर, यहाँ पे पूर्व में जो है इसके पूर्वी घाट पर्वत है और यहाँ पश्चिमी घाट, और दक्षिण में यहां देखिएगा आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर दोनों यहां पर देखिएगा मिल जाते हैं, यहां पर दोनों आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे यहां पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है नीलगिरी की गांठ, जिसे कहा जाता है नीलगिरी की गांठ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का आपका सीमा कहां से कहां तक फैला है, इसके उत्तरी सिरे पर कौन है, पश्चिमी सिरे पर कौन है और पूर्वी सिरे पर क्या है। तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो अगर निर्माण देखें तो जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमने आपको बताया था कि आज से लगभग 33 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 33 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया था, जिसका नाम पैंजिया था, जिसका नाम पैंजिया था। और हुआ क्या कि आज से लगभग 17 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 17 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनीफेरस युग, एक युग है कार्बोनीफेरस युग, उस युग में ये जो पैंजिया है दो हिस्सों में टूट गया। कितने हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया। ऊपर वाला जो था इसको कहा गया अंगारा लैंड और जो नीचे हिस्सा था इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। और यह कितने हिस्सों में टूटा, दो हिस्सों में टूट गया। और जो ये प्रायद्वीपीय भारत है यह अफ्रीका के साथ अलग हुआ, मतलब यह पहले अफ्रीका से लगा हुआ था। कुछ इस तरह की आकृति थी, जैसे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इस तरह समझिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहां देखिएगा जो आपको सिंह जैसा निकला है इसे बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि पहले गुजरात से लगा हुआ था, एक गुजरात से सटा हुआ था। कुछ इस तरह आकृति थी, कुछ इस तरह आकृति थी, इसमें लगा हुआ था। बाद में क्या हुआ कि जो आपका गोंडवाना लैंड, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये क्या हुआ, टूटकर इस अफ्रीका से अलग हो गया, टूटकर अफ्रीका से अलग हो गया। इसका सबसे अच्छा प्रमाण ये मिलता है कि जैसा आपको यहां पर मिट्टी मिलेगी, अर्थात इस गुजरात वाले क्षेत्र में, अर्थात यहां ये वाले क्षेत्र में आपका जो भी मिट्टी मिलेगी वो वाला यहां पर भी मिलेगा। जैसा वन मिलेगा यहां वैसा वन, जैसे अफ्रीका मिलेगा वैसा यहां भी क्षेत्र मिलता है। और सबसे बड़ा प्रमाण देता है एशियाई शेर, सबसे बड़ा प्रमाण देता है एशियाई शेर, जो कि पूरे दुनिया में दो ही जगह पर ये मिलता है। एक तो मिलता है आपके गिर क्षेत्र में, गिर की पहाड़ियों में गुजरात में, और दूसरा मिलता है आपके जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती क्षेत्र देश आते हैं उसमें। तो इन जंगलों में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जंगलों में भी एशियाई शेर दिखाई देता है। और ये शेर कहां दिखाई देता है, तो गिर प्रदेश में, अर्थात गिर की पहाड़ियों में। ऐसा क्यों हुआ कि जब जो आपका प्रायद्वीपीय भारत था जब अफ्रीका से अलग हुआ, कुछ शेर जो रह गए आपके प्रायद्वीपीय भारत अर्थात इस गिरी प्रदेश में, और कुछ शेर चले गए आपके यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जंगलों में। तो इससे ही अलग होकर जो भारत है अफ्रीका से अलग होकर यहां जो है उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ, उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होकर ये आपका टकरा गया किससे, यूरेशियन प्लेट से। किससे टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। और टकराने के दौरान आपको बता चुके हैं हम कि हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो आपको पता चल गया कि हिमालय किस लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का। किसका है, गोंडवाना लैंड का। जो नीचे वाला ये वाला क्षेत्र है ये है आपका गोंडवाना लैंड। इसी से जो आपका प्रायद्वीपीय भारत टूटकर अलग हुआ, और अलग अचानक नहीं टूटा, पहले अफ्रीका के साथ लगा हुआ था और बाद में यह टूटा। जब ये टूटा, यहां से जब अलग हुआ, यहां लगा हुआ था अफ्रीका, ये वाला पूरा क्षेत्र अफ्रीका से लगा था, और जब टूटा यह अलग हुआ तो यहां से देखिएगा दरारी उद्भेदन हुआ, और यहां से लावा निकल कर देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में, गुजरात में फैल गया। आप सुने होंगे कि जो काली मिट्टी है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है।
तो ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि यही जब लावा जो है जो लावा यहां से निकला, जब अफ्रीका टूटा जो कि पराजीवी भारत से, तो बीच से जो लावा निकला इन क्षेत्रों में पूरा क्या हुआ, फैल गया, इन क्षेत्रों में फैल गया। और धीरे धीरे जब लावा ठंडा हुआ, ठंडा होने के दौरान जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और शेर भी एशियाई शेर जो गिर प्रदेश में मिलते हैं, और वही एशियाई शेर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मिलेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि कभी ना कभी जो अफ्रीका है यह प्रायद्वीपीय भारत से लगा हुआ है। तो यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब देखते हैं विस्तार। तो विस्तार देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण, अर्थात उत्तर से दक्षिण कुल 16 किलोमीटर में फैला हुआ, उत्तर से दक्षिण में कुल 1600 किलोमीटर में फैला हुआ। और पश्चिम से पूर्व अगर इसकी चौड़ाई देखें, पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर इसकी चौड़ाई देखें, इसकी कुल चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है और 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल है कुल 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी औसत ऊंचाई देखें, इसकी औसत ऊंचाई है 600 से लेकर 900 मीटर तक, 600 से लेकर 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और अब देखते हैं इसका हम ढाल, इसका देखते हैं ढाल। तो इसका हम निर्माण देख चुके हैं और इसका विस्तार देख चुके हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसके उत्तरी सिरे पर कौन है, पश्चिमी सिरे पर क्या है और पूर्वी सिरे पर क्या है। तो इसका विस्तार भी हम देख चुके हैं। अब ढाल देखते हैं कि इसका ढाल किधर है। तो ढाल को देखें तो ढाल जो है बताती है नदियां। ढाल किसी महाद्वीप हो या कोई द्वीप हो या कोई स्थल हो, उसका ढाल नदियां निर्धारित करती हैं। अर्थात नदियां जिस तरफ प्रवाहित होंगी, ये मान लीजिएगा कि ढाल जो है इसका इस दिशा में है। तो यहां दिखेगा ये आपका मालवा पठार है, इससे निकलने वाली चंबल नदी, काली सिंध, बेतवा, और यहाँ जो अमरकंटक से एक नदी निकलती है ये सोन नदी, यहां से निकली नदी सोन नदी, और यह निकलकर दक्षिण से निकलकर उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। दक्षिण से निकलकर उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। आपकी चंबल, बेतवा ये सब यमुना में जाके मिलती है। सोन नदी जो है आपकी पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो ये नदियां बताती हैं कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका जो उत्तर का सिरा है, इसका ढाल उत्तर की तरफ है, इसका ढाल उत्तर की तरफ है। और इधर देखें आपका दक्षिण देखें, ये आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो कि पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिराती हैं। ऐसे पता चलता है इससे कि जो आपका जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, उसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। क्यों? क्योंकि यहां से निकलने वाली पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं, ये आपका पूर्व की तरफ प्रवाहित होकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसका ढाल उत्तर का ढाल उत्तर की तरफ है, और दक्षिण में यह जो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और देखिएगा इन्हीं नदियों ने क्या किया है कि यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये बिल्कुल इसकी पर्वत श्रेणियां क्रम में दिखाई दे रही हैं। इसकी पर्वत श्रेणियां जो भी है क्रम में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो आपका पूर्वी घाट है, यहां जो आपको पर्वत श्रेणियां दिखेगा गैप में दिखाई दे रही हैं। गैप क्यों है? कि यही आपकी नदियों ने क्या किया है, जो पश्चिमी घाट से निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों ने इस पर्वत को काट छाट दिया है, इस पर्वत को काट छाट दिया है। इसीलिए ये जो आपका क्रम में नहीं दिखाई देता है। इसमें हम बहुत छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। जैसे तमिलनाडु में पंचमलाई, सिरुमलाई, जवादी, सेवाराय की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, ये सब पहाड़ियां, और महेंद्रगिरी जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिसका अध्ययन जो है अगली वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जो है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में परिचय करा रहे हैं।
तो ये आपका थोड़ा सा अंदर परिचय कर लेते हैं। ये तो आपका किनारों किनारों का परिचय हो गया। तो यहां आपको हमने बताया था एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है विंध्य पर्वत, जिसका नाम है विंध्य पर्वत, जो अलग करता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, जो अलग करता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। विंध्य पर्वत के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ एक नदी जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी, जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी, जो अमरकंटक से निकलकर अपना जल अरब सागर में गिराती है, जो अमरकंटक से निकलती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। और आप जानते हैं यह अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे पहले रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। ये नदियों के चक्कर में हम पढ़ेंगे, एक एक नदियों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में आएंगे, विंध्य पर्वत के दक्षिण में तो नर्मदा है, नर्मदा भ्रंश घाटी। नर्मदा देखेगा, नर्मदा और ताप्ती दो जो नदियां हैं यह अपने ढाल के विपरीत बहती हैं। ये ढाल के विपरीत बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अपना जल अरब सागर में जाती है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी के आएंगे दक्षिण में एक पर्वत, इसे बोलते हैं सतपूर्णा पर्वत, इसे बोलते हैं सतपूर्णा पर्वत। और सतपूर्णा पर्वत जो है एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है, एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। अब आपको बताते हैं ब्लॉक पर्वत क्या होता है। तो मान लीजिए ब्लॉक पर्वत क्या होता है ये समझिएगा। जैसे देखिएगा ये कोई स्थल है, ये कोई स्थल है, ये कोई स्थल है। मान लो जो किसी भूकंप या किसी कारण की वजह से ये आपका इधर वाला किनारा और इधर वाला किनारा दोनों नीचे की तरफ धंस जाए, दोनों नीचे की तरफ धंस जाए और बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठा रहे, बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठा रहे, ऐसे पर्वतों को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत, ऐसे पर्वतों को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। इधर देखेंगे इस पर्वत के, इधर देखेंगे तो नर्मदा भ्रंश घाटी है और इधर देखेंगे तो ताप्ती भ्रंश घाटी है। तो दोनों तरफ क्या है, इसका जो है भ्रंश का हिस्सा धंस गया है, तो नीचे से देखने पे लगेगा जो है एक प्रकार का यह पर्वत। ऐसे पर्वतों को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवादा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उसी और एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी में पड़ता है। उसी प्रकार का पर्वत भारत में भी है जिसका नाम है सतपूर्णा पर्वत, जो कि एक प्रकार का भ्रंश या ब्लॉक पर्वत है। तो इसकी स्थिति सतपूर्णा पर्वत की स्थिति कहां है, तो आपका विंध्य पर्वत के दक्षिण में है नर्मदा घाटी और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में है आपका सतपूर्णा पर्वत। और सतपूर्णा पर्वत के दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। यह निकलती है बैतूल के पठार से, यह निकलती है एक मध्य प्रदेश में एक पठार है बैतूल का पठार। ये आपकी जो पर्वत दिखाई दे रही है इसका नाम महादेव श्रृंखला, महादेव पर्वत। जो आपका सतपूर्णा पर्वत है देखिएगा क्रम में ना होकर ये जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बटा हुआ है। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी महादेव पहाड़ी के पास एक पठार जिसे बोलते हैं बैतूल का पठार मध्य प्रदेश में, इसी से एक नदी निकलती है, इसे बोलते हैं ताप्ती नदी, इसे बोलते हैं ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो पर्वत उसे बोलते हैं सतपूर्णा पर्वत, जिसे बोलते हैं सतपूर्णा पर्वत। ये हो गया क्रम। सबसे पहले पड़ेगा अरावली पर्वत, अरावली के दक्षिण में आएंगे मालवा का पठार, मालवा पठार के दक्षिण में आएंगे तो विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपूर्णा पर्वत, सतपूर्णा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी। और इधर आपका यहां से शुरू हो जाएगा ताप्ती नदी के मुहाने से आपका पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट पर्वत आएगा यहां दक्षिण में जो है कि पूर्वी घाट पर्वत से मिल जाएगा जिसे कहते हैं नीलगिरी घाट, और यहां से शुरू हो जाएगा आपका पूर्वी घाट पर्वत। ये हो गया दोस्तों परिचय प्रायद्वीपीय भारत के पठार से। अब इसका अध्ययन हम इसके पर्वत चोटियों का, यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत चोटी है और इससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी स्थिति किस राज्य में है, और अरावली पर्वत, मालवा पठार ये जो है कहाँ है, तो इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों जो कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार का अध्ययन हम इस क्रम में करेंगे, ये क्रम समझिएगा। इसी क्रम में अध्ययन करते हुए हम जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार को समाप्त करेंगे। पहला अध्ययन हम करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी का, दूसरा अध्ययन करेंगे हम मालवा के पठार का, और तीसरा अध्ययन होगा विंध्य श्रेणी का कि विंध्य श्रेणी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे जो इसकी कई पर्वत श्रेणियां हैं जैसे भांडेर, कैमूर, विंध्य पर्वत श्रेणी, तो इससे जो है कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार भी पढ़ेंगे,
फिर जो है आपका सतपुड़ा पर्वत को पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी पर्वत पहाड़ियां हैं, क्या प्रश्न पूछा जाता है। फिर महानदी का बेसिन देखेंगे, फिर दंड खाड़े का पठार पढ़ेंगे, फिर जो पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, फिर पूर्वी घाट पढ़ेंगे। इतने अगर हम टॉपिक जब कंप्लीट कर लेते हैं तो पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पठार से एक भी जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहर नहीं जाएगा। इतना अगर हम आप जो कंप्लीट कर लिए हमारे साथ, तो एक भी आपका प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी एग्जाम दे दें, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, जो भी आप पढ़ाए हैं जितना अब तक, इससे संबंधित आपसे हम जो है कुछ प्रश्न करेंगे। आप इस प्रश्न का जो है कमेंट में उत्तर दीजिएगा, जिससे जो है कि हमें पता चलेगा कि आप लोग हमारे साथ जो है मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम प्रश्न जो है इस पर नोट कर दे रहे हैं, आप इसका जो है कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों, प्रश्न यह है, आपको कमेंट करके बताना है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? कौन सा पर्वत अलग करता है इस दक्षिण भारत को उत्तर भारत से? और दूसरा प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया किसका हिस्सा है? गारो, खासी, जयंतिया किसका हिस्सा है? मतलब हिमालय का हिस्सा है, या उत्तर भारत के मैदान का हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है? तो इसका आपको कमेंट करके आंसर देना है। तीसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस लैंड का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस लैंड का हिस्सा है, हम आपको बता चुके हैं अभी इसी वीडियो में। चौथा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सिरे पर, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सिरे पर कौन सा पर्वत स्थित है? प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सिरे पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सभी पहाड़ियां, पठार और जितने भी भौगोलिक जो कि संरचनाएं हैं, सबका अध्ययन करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।